कार क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं LR मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी बच्चों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, कक्षा 12 का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है सारणिक। तो सारणिक के बारे में बेसिक की 2 वीडियो हमने बना रखी है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए, नॉर्मल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 निम्न 1 से 2 तक में सारणिकों की वैल्यू पूछी है। बस आपसे मान लो इस सारणिक की वैल्यू जिसको मैंने डेट ए मान लिया, डेट ए बराबर अपने पास में है 2, 4, -5 और -1। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई 2/2 की सारणिक का वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले वाले पिछली वीडियो में बता रखा है। कैसे निकालते हैं अपन, इन दोनों को गुणा करते हैं पहले। तो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2, फिर क्या आएगा बीच में माइनस आएगा, और फिर इन दोनों गुणा करेंगे। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -20। कितना आएगा, -20। यानी कितना आ गया, -2, और ये कितना हो जाएगा, +20। यानी कितना आएगा, 18 अपना राइट आंसर है। तो इस तरीके से वैल्यू अपन इसकी निकाल पाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, इसका ये तो पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरे में 2 क्वेश्चन है अपने पास में। एक है अपने पास में जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर में, cos थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू भी अपन से पूछी गई है। इसकी वैल्यू भी अपन से क्या करें, पूछी गई है। इसकी वैल्यू निकालना है तो वही 2/2 की क्या है, सारणिक है। यानी cos को तो cos से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर साइन को किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, -sin थीटा से। तो क्या आएगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा। और आपने कक्षा 11 या 10 में पढ़ लिया होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतने इजी क्वेश्चन इसमें अपने पास में है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो डेट का मान पूछा गया अपन को x² - x + 1, x + 1, x - 1, और ये अपने पास में x + 1। इस सारणी का मान हमसे पूछा गया है। तो इसे मान कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो x + 1, x² - x + 1, माइनस इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x + 1 गुणा x - 1। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इससे हालांकि इनको गुणा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है पूरे इनको। देखो ये a + b a² - ab + b² बन रहा है। करना चाहो तो कर लो, वरना इसमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही। कर लो x³ - x² + x -x और +1। अब देखिए इनको जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि वो क्या बन रहा है अपना, a² - b² बन रहा है, a + b गुणा a - b। तो ये बन जाएगा x² माइनस, लेकिन ये माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा, -x² + 1। तो मेरे भाई देखो x² से x² खत्म हो रही है यहीं पे। देखिए कितना आ गया अपने पास में, 1 और 1 2, यानी कितना मिल गया, x³। ये x भी खत्म हो लिया हमारे पास में, कितना बच गया, x³ - x² और प्लस कितना 2। तो ये अपना राइट आंसर आ गया, x³ - x² + 2। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इतना डिटेल से नहीं करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, थोड़ा उसको मैं बता देता हूँ। आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए कैसे, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो a + b गुणा a² - ab + b², ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर a की जगह कौन है, x, और b की जगह कौन है, 1। तो क्या बन रहा है, x + 1, फिर a² यानी x का स्क्वायर है माइनस ab मतलब कितना, x गुणा 1 तो x आ रहा है, प्लस b² मतलब किसका, 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ रहा है, 1। तो ये हमारा a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा था। किसका फॉर्मूला बन रहा था, a³ - b³ का। ये हमारा फॉर्मूला बनने वाला था ये। अब देखिए अगर ये a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा, ये a³ + b³ का, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला बनने वाला था। अब यहाँ से गुणा होके तो ये आ ही गया, -x² - 1, a + b गुणा a - b के अकॉर्डिंग क्या बन गया हमारा, x³ + 1 - x² + 1, यानी आंसर तो वही आएगा, x³ - x² + 2। इस तरीके से आप कैलकुलेशन ना भी करते तो भी आपका काम हो जाता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए भाई आगे चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 3। यदि हमारे पास है मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 4 2, तो आपको दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, 2 टाइम्स ऑफ ए का डैट बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए। देखिए इस क्वेश्चन को अपन को प्रूव करना है, वरना ये क्वेश्चन विदाउट पेन भी अपना सॉल्व हो जाता। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, k इंटू ए का डैट बराबर k टू पावर n ए का डैट, जहाँ पर k क्या होता था, ऑर्डर, कोटि। यहाँ पर कोटि कितनी है, द्वितीय कोटि है, इसका मतलब k की जगह क्या है अपने पास 2, 2 इंटू ए का डैट बराबर कितना, 2 की घात कितनी 2, और ए का डैट यानी 2 गुणा ए का डैट किसके बराबर आ रहा है, 4 इंटू ए के डैट के बराबर। ये वैल्यू अपन को प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे भी, लेकिन चूंकि अपन को प्रूव करना है तो इस तरीके से अपन नहीं कर सकते, इस तरीके से अपन इस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन को हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में इस तरीके से करोगे तो आपको वो नंबर नहीं देगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं निकालता हूँ डैट ए का मान। डैट ए का मान कितना आएगा, 1 2 4 2, कितना आएगा डैट ए का मान, देखिए 1 2 4 2, वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 4 दूनी 8, कितना आ गया माइनस का 6। तो ये हमारे पास में डैट ए का मान आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है 2 टाइम्स ऑफ ए। सबसे पहले मैट्रिक्स निकालनी है 2a। कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है, 2a मैट्रिक्स। तो 2a मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स को 2 से गुणा करना है, 1 2 4 2। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 और ये 4। ये मैट्रिक्स आई है अपने पास में, कौन सी, ये 2a मैट्रिक्स आई है अपने पास। कौन सी मैट्रिक्स आई है, 2a। अब 2a मैट्रिक्स का अगर हम डैट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 8 4 और 4, तो डैट कर लो कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32। अब 32 में से कितना घटा लो 8, कितना आएगा 24। ये कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया अपने पास में। वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 24। प्रूव क्या करना था, देखो अपने पास 2 इंटू ए का डैट कितना आ गया, माइनस का 24। अब अपन को क्या किसकी वैल्यू निकालनी, 4 इंटू ए का डैट, तो 4 इंटू ए का डैट कितना है अपने पास, माइनस का 6, कितना आ गया, ये भी माइनस का 24 आ गया, ये भी कितना आ गया माइनस का 24। इसका मतलब क्या चीज़ प्रूव हुई अपने पास में कि 2 इंटू ए का डैट किसके बराबर आ गया, 4 इंटू ए का डैट। 2 इंटू ए का डैट बराबर 4 इंटू ए का डैट। यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए आगे, अभी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप कर सकते हो उसको आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए बराबर कितने दे रखी है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है अपन को। अब ये तृतीय कोटि की मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, इसमें सिद्ध क्या करना है, 3 इंटू ए का डैट बराबर 27 ए का डैट, ये अपन को सिद्ध करना है। यानी सबसे पहले अपन 3a निकाल लें, ए का डैट निकाल लें, तो चलो ए का डैट निकाल लो। ए का डैट निकालने का मतलब कितना आएगा, 1 0 0 0 1 2 0 0 4, इसका डैट निकालना है। अब देखिए भाई बहुत सारे बच्चे तो क्या सोचेंगे कि भाई अपन इसमें पंक्ति फर्स्ट के अनुदिश प्रसार करके वैल्यू निकाल लेते हैं, जबकि आपको इसमें वैल्यू निकालनी चाहिए कॉलम C1 के अनुदिश प्रसार करके, क्योंकि इसके अंदर कितनी जीरो नजर आ रही है आपको, 2 जीरो नजर आ रही है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू आसानी से निकालेंगे। डैट ए, तो मैं लिख रहा हूँ C1 के अनुदिश प्रसार, यानी कॉलम C1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। तो डैट ए का मान कितना आएगा मेरे भाई, देखो C1 के अनुदिश 1 इंटू कितना आएगा 4 माइनस 0, और आगे चलकर ये माइनस 0 और ये प्लस का 0, क्योंकि ये किसी से भी गुणा हो गया तो कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी कितनी वैल्यू आई अपने पास में, ये वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। डैट ए की वैल्यू कितनी आई 4। तो अपने पास में 27 इंटू ए की डैट कितनी वैल्यू कितनी आएगी, 27 गुणा 4, गुणा कर लो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया 110। अब अपन को 3 इंटू ए की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। 3 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 इंटू ए अपने पास कितनी 1 0 1
0 1 2 और 0 0 4, ये अपने पास में 3 इंटू ए की मैट्रिक्स बनेगी। तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स कितनी बनेगी अपनी 3 0 3 0 3 6 0 0 और कितना आएगा 12। अब देखिए अगर इसमें मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा तो 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी 3a का डैट, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा डैट 3 0 3 0 0 3 6 और 0 और ये कितना 12। तो मैं तो अभी भी कॉलन C1 के अनुदिशी प्रसार करके निकालने वाला हूँ, या तो C1 के हिसाब से निकाल लो या R3 के हिसाब से निकाल लो, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो उसी में आपको बेनिफिट मिलता है। C1 के अनुदिश प्रसार करना है। अब C1 के अनुदिश प्रसार करना है तो कितना आएगा 3 इंटू ए का डैट बराबर 3 इंटू, अब देखिए इसके अनुदिश प्रसार करना है तो इसकी पंक्ति गई इसका कॉलम गया, कितना आएगा 12 तिया 36 माइनस कितना 0, आगे माइनस 0 प्लस 0, तो गुणा कर लो कितना आएगा 36 थी 108, तो ये भी कितना का 108। और यही चीज़ अपन को प्रूव करनी थी, क्या चीज़ प्रूव करनी थी कि 3 इंटू ए का डैट किसके बराबर आना चाहिए 27 गुणा ए का डैट, यानी 3 इंटू ए का डैट के वैल्यू किसके बराबर आएगी 27 गुणा ए के डैट की वैल्यू के बराबर आ गई। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, लेकिन एक आध नंबर के तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान समझना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए आगे आपसे क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू पूछी गई क्वेश्चन नंबर 5 में। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मैंने आपको 3/3 में भी समझा दी, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का एक करता हूं मैं, पहला डैट ए मैं मान लेता हूं, कुछ मानो चाहे मत मानो। देखो 3 0 3 -1 और -2 0 -1 और कितना है -5 और 0, इसकी वैल्यू अगर अपन को निकालनी है, देखिए मेरी पर्सनल सलाह है कि आप इसमें किसके पंक्ति के हिसाब से प्रसार कर लीजिए, R2 के हिसाब से। कितनी जीरो नजर आ रही है आपको 2, तो मैं R2 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, R2 के अनुदिश प्रसार। अगर R2 के अनुदिश प्रसार करूँगा तो आपको पता है ये प्लस का आता था अपना, इसको प्लस से इसको माइनस, माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना साइन के, लेकिन ध्यान ये रखना है साइन के, यानी ये अपने पास में क्या आएगी 0 + 0। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है ये वाली संख्या किससे गुणा करके आती है संख्या, देखिए मैंने पहले बता देते, देखो A11 होता था, यानी ये किससे गुणा होती थी प्लस से। अगर ये प्लस से तो ये किससे माइनस से, ये माइनस से गुणा, ये प्लस से गुणा और ये फिर माइनस से गुणा, यानी ये -1 किससे गुणा होगा माइनस से, यानी कितना आएगा प्लस का 1 और गुणा में अब इसकी पंक्ति गई इसका कॉलम गया, कितना बचेगा -15 और प्लस का 3। देखिए भाई आराम से समझना, देखो अपन को जल्दीबाजी करनी नहीं है और वो काम करना है जिसमें आसानी से क्वेश्चन आपको क्रैक कर पाए। देखिए मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ वापिस। अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट में लेता हूँ तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो चिन्ह आते हैं वो शैखंडों के हिसाब से चिन्ह आते हैं, यानी अगर यहाँ पर I और J का जोड़ कितना रहा है सम, तो ये प्लस से गुणा होकर आएगी, ये माइनस से गुणा होकर आएगी, ये एलिमेंट प्लस से गुणा होकर आएगा, ये माइनस से गुणा होकर आएगा, ये प्लस से गुणा होकर आएगा, ये माइनस से गुणा होकर आएगा, ये प्लस से गुणा होगा, ये माइनस से, और ये किससे प्लस से। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ें समझा रखी है। तो देखो अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि 0 आएगा उसके गुणा में जो भी आएगा कंप्लीट 0 बना देगा, फिर ये 0 आएगा गुणा में जो भी आएगा वो 0, ये माइनस से गुणा आएगा, ये प्लस से होकर गुणा होगा, फिर इसको फिर वापस माइनस से गुणा करोगे, जब ये एलिमेंट लिखोगे तो इसकी पंक्ति जाएगी और इसका कॉलम जाएगा। तो -5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा -15, और फिर बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, और फिर कितना आएगा -3, तो मैंने इसको कर दिया प्लस का 3, तो अपना आंसर कितना आएगा मेरे भाई -12। नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे बहुत सारे बच्चे तो R1 के हिसाब से प्रसार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इसमें करना चाहिए था, कि नॉर्मली क्वेश्चन हो रहा है आराम से, एक वैल्यू के अनुदिश वैल्यू प्रसार करी और अपन को वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो कोशिश उसमें किया करो कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो सकता है, 2 0 हो जाए,
लेकिन अगर मान लो किसी पंक्ति में 3 जीरो है तो इसका मतलब उसका तो मान ही 0 हो जाएगा, उसका तो मान ही कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आपको करनी है। तो इस प्रश्नावली में अपन को ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें तो वैल्यू अपन को निकालनी है। और भी कर लो कोई सा भी क्वेश्चन देखो। चलो इसमें एक और कर देता हूँ सेकंड वाला, फिर बाकी आप लोग करेंगे। अपन को वैल्यू निकालनी किसकी, 3 - 4 और 5, 1 1 -2, 2 3 और 1, इसके अपन को क्या निकालनी है वैल्यू। अब यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है तो अब तो करना ही पड़ेगा अपन को। तो अपन R1 के हिसाब से प्रसार करके निकाल लेते मान। R1 के अनुदिश क्या कर रहे हैं अपन प्रसार, तो इसको किससे गुणा करना है, प्लस से, यानी +3 गुणा, यानी इसकी पंक्ति छोड़ो और इसका कॉलम छोड़ो, कितना आएगा 1 माइनस, अब कितना आएगा 1 माइनस माइनस का 6, कितना हो जाएगा प्लस का 6। ध्यान समझना। अब देखो कितना, इसको किससे गुणा करना है, माइनस से, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब इसका कॉलम जाने दो भाई, पंक्ति जिस पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो उसको तो छोड़ ही दिया करो, क्योंकि जो भी एलिमेंट की बात करेंगे वो एलिमेंट जिस पंक्ति में आएगा और जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़कर गुणा में उपसारणिक लिखनी पड़ती है। उसके सेकंड वाले चिन्ह हम पहले ही लिख चुके होते हैं, है ना, प्लस और माइनस से जो गुणा कर रहे हैं ना वो सेकंड के चिन्ह लिख रहे हैं अपन। अब देखिए जैसे आपको इसको प्लस से गुणा करना था, इसको माइनस से, यानी कितना गया 4। अब देखिए इसका कॉलम जाने पर आपको 4 नजर आने चाहिए, 1 2 और 3 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, बीच में क्या आएगा माइनस, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा लेकिन प्लस का हो जाएगा ये। फिर किसको गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है, प्लस से, प्लस से। फिर इसको छोड़ दो, आपको 4 नजर आएंगे, फिर ये कितना आएगा 3 है 3 माइनस कितना 2। अब देखो निकाल लो कितना आएगा 6 और 1 7, 7 या 21, 4 1 5, 5 चौका 20, और 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, वो सॉरी 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया 40 41 और 1 कितना आ गया 46। इसकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई 46, 7 21, 4 5 चौका 20 और 3 में से 2 गया यानी 1 यानी 5, 20 40 41 और 5 46। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करना, बाकी जो बच रहे हैं उनको। सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे क्या पूछा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछिए, सारणिक के मान पूछिए, आप कर लेना। देखो 7वां क्वेश्चन देख लो, तो जिस 7वां क्वेश्चन देखिए इसका, x का मान ज्ञात करना, जबकि आपको दो सारणिक बराबर दे रखी है, 2 4 5 1, किसके बराबर दे रखी है 2x 4 6 और x के। इससे पहले मैंने बताया था कि यदि दो सारणिक बराबर है तो उनके मान बराबर होते हैं, कभी भी संगत अवयव बराबर मत करना। तो मान बराबर करने अपन को ध्यान रखना। कितना आएगा 2 माइनस 5 चौका 20, इधर कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 चौका 24। अब देखो वैल्यू निकाल लो आराम से। ये कितना बच गया अपने पास -18, इसको इधर ले जाओ प्लस का 24 बराबर कितना आएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का मान कितना आ गया, देखो 6 आ गया, कितना आ गया 6। यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 3। अगर x स्क्वायर का मान 3 आ रहा है तो x का मान कितना आएगा +-√3। तो x की कितनी वैल्यू निकल जाएंगी 2, यानी +√3 पर भी और -√3 पर भी, दोनों पर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई +-√3। इसी पर आधारित आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अपने पास फिर दो डैट बराबर दे रखे x 2 18 x बराबर कितना दे रखा है 6 18 2 और 6। वैल्यू उसी की पूछी, किसकी x की वैल्यू पूछी है। देखो जब भी दो सारणिक बराबर होती है, जब भी दो सारणिक बराबर होती है उनके संगत मान बराबर उनके मान बराबर होते हैं, ना कि संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। सारणिकों के मान बराबर होते हैं अगर बराबर में दे रखी है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36। ये कितना आएगा 6 6 36 माइनस 18 दूना 36। तो ये तो कट ही गया आपका 36 से 36। तो x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 36। इसका मतलब x का मान कितना आ गया
6, यानी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई अपन को, x का मान प्लस माइनस 6। तो जो भी ऑप्शन है उसमें ट्राई कर लो कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, प्लस माइनस का 6। तो एक छोटी सी प्रश्नावली थी जिसको पढ़ने बहुत जल्दी एंड कर लिया, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब इसके आगे वाली प्रश्नावली में अपन को कुछ चीज़ें पढ़नी है। अपन पढ़ेंगे सारणिक के अनुप्रयोग, उसमें अपन को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल या रेखा के समीकरण या 3 बिंदुओं की संरेखीयता, इस तरीके के कंसेप्ट अपन को पढ़ने हैं। तो उसको अपन थोड़ा सा बेसिक अभी अपन लोग पढ़ लेते हैं उसका। देखिए अब अपन पढ़ेंगे सारणिक के अनुप्रयोग। अब अपन पढ़ेंगे सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। सारणिक के अनुप्रयोग, सबसे पहले अपन सारणिक का अनुप्रयोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में, है ना। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपन सारणिक का प्रयोग पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। देखिए पहले कक्षा 10 में फॉर्मूला चलता था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। देखिए क्या चलता था, यदि हमारे पास में 3 बिंदु हैं, ए बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु है b x2 y2 और तीसरा बिंदु c जिसके निर्देशांक है x3 y3। अगर अपने पास में 3 बिंदु है, ए बिंदु जिसका निर्देशांक है x1 y1, b बिंदु जिसका निर्देशांक है x2 y2 और सी बिंदु जिसका निर्देशांक x3 y3 है, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला चलता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ 1/2 इंटू, यहाँ पर आएगा x1 y2 माइनस y3, x1 गुणा में क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा में क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस आएगा x3 और गुणा में कितना आएगा y1 माइनस y2। इसकी मदद से हम क्या ज्ञात करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सारणी के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ द डिटरमिनेंट। तो अब इस फॉर्मूले से भी क्षेत्रफल तो वही निकलेगा, लेकिन अपन को इस फॉर्मूले से नहीं निकालना। हालांकि ये फॉर्मूला कैसे आता है, इस फॉर्मूले की अगर चर्चा करना चाहते हैं, फॉर्मूला भी डेरिवेट होता है, ये फॉर्मूला भी डेरिवेट होता है, लेकिन उसमें लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको। या मैं चलो इस फॉर्मूले को डेरिवेट करके बताते हैं आज आपको, ठीक है ना। तो देख लेना इस फॉर्मूले को, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आज इसको फॉर्मूले को डेरिवेट हम लोग करने वाले हैं। देखिए मान लीजिए अपने पास कोई तल है, कार्त्य तल, उसमें 3 बिंदु हैं। एक बिंदु ए है x1 y1, एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है हमारे मान लो बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2 y2 और तीसरा बिंदु है हमारे पास सी जिसका निर्देशांक है x3 y3। ये तीसरा पॉइंट है सी। ध्यान समझना, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है। एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है x2 y2 और तीसरा बिंदु है सी जिसका निर्देशांक है x3 y3। अगर हम अपने तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई, त्रिभुज बन जाता है। अब थोड़ा समझना है ना, इस फॉर्मूले को कैसे आया उसको अपन बताने वाले हैं। ये हमारे पास में x1 y1 है। देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इससे भी मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इससे भी मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मेरे भाई x1, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी x2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी मेरे भाई x3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो डिस्टेंस है वो मेरे भाई कितनी है, y1। ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है। ये कितनी मेरे भाई, y2। ये मैं थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ। और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस बनेगी ये कितनी बनेगी, y3। और अपन को निकालना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉन्ट साइज सही है क्या। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा बेटा।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई बेटा, ये बच गई हमारी, देखो यहाँ से यहाँ तक की x2 थी, x1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बनेगी x2 माइनस x1। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी x3, इसमें से x2 हटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची बेटा अपने x3 माइनस x2, ये वाली डिस्टेंस बची अपने पास में। एक चीज़ और समझो, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाली डिस्टेंस y बने तो ये वाली डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है अपने पास में y2 यहाँ से, और देखिए ये अपने पास 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये भी अपने पास 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री कोण बन रहा है। थोड़ा समझने की बात करो, अगर आपने कक्षा 8 में, हाँ कक्षा 8 में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला जो भी ट्रिपेजियम बोलते हैं अपन उसको। तो अपने पास एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या उनके बीच की दूरी गुणा उनके मध्य की दूरी। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। अब मैं करने वाला क्या हूँ, देखो अगर देखो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह चाहिए होगी। मेरे पास में यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाला ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। इस क्षेत्रफल पर इस क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, ध्यान दें, मैं इन दोनों को यहाँ पर भी एक बार ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। देखो इस तरीके का अपने पास में डायग्राम ये है, इस तरीके का अपने पास में डायग्राम है। मान लीजिए सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ कंप्लीट। ये क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ लेता हूँ, यानी कौन से का, एक तो ए बी सी और डी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। और एक मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ इसका ई और ये एफ, यानी ए ई एफ सी। अगर मैं दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लूँगा तो मेरे पास इतना क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल घटा देता हूँ, ये वाला क्षेत्रफल में अगर हटा देता हूँ, कौन सा क्षेत्रफल हटा दिया बेटा मैंने क्षेत्रफल कौन सा हटा दिया, ए ई एफ डी, तो मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। और जबकि मेरे ये दोनों क्या हैं, ये देखो ये दोनों समांतर हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो हमारे पास ये समांतर है और उनके बीच की दूरी ये हो गई, तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो अगर मुझे ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एक बार देखना लिख रहा है जिसमें दिख रहा है ये ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं ए बी सी मान लो, इसका नाम मैंने दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई और इसका नाम दे दिया मैंने एफ। तो सबसे पहले मैं किसका क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ए डी ई बी का क्षेत्रफल कंप्लीट, ये पूरा ये कंप्लीट क्षेत्रफल ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। तो भाई ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनका जोड़ कितना आएगा भाई y1 प्लस y2 और गुणा इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, x2 माइनस x1, तो ये इनके बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें ये स्कोर जोड़ लो, कितना आएगा प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस 1/2, इन दोनों में समांतर भुजाओं का जोड़ करेंगे तो y2 y3 जुड़ेंगी, यानी क्या आएगा y2 प्लस y3 गुणा उनके बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x3 माइनस x2। लेकिन ऐसा किया तो अपन ने इन दोनों का क्षेत्रफल ले लिया तो कंप्लीट आ गया। अब उसमें से अपन को किसको घटाना है, इस वाले क्षेत्रफल को घटाना है, इस वाले को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या लगा दूं, -1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। अब देखिए इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है, इन दोनों भुजाओं का जोड़ कितना आएगा y1 प्लस y3 गुणा इनके बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है अपने पास, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई बेटा, x3 माइनस x1, तो यानी कितनी बच गई x3 माइनस x1। तो इस तरीके से फॉर्मूला डेरिवेटिव तो हो जाएगा बेटा। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ डायग्राम को, ताकि मैं इसको सोल्व करके आपको फॉर्मूला बता दूँ। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। एक बार तो क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सब जगह से 1/2 कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ इधर 1/2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, x2 माइनस x1 गुणा कितना बनेगा y1 प्लस y2, यहाँ से कितना बचेगा प्लस x3 माइनस x2 गुणा क्या बचेगा y2 प्लस y3,
और क्या बच गया माइनस कितना y1 प्लस y3 और गुणा x3 माइनस x1। ये अपने पास। अब इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, सेटल कर देते हैं फॉर्मूले के रूप में। देखिए 1/2 थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज। इसमें जो x1 है ये इन दोनों से गुणा होगा और इसमें जो x1 है ये भी इन दोनों से गुणा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, इसमें जो x1 है ये माइनस का x1, ये माइनस का x1 इन दोनों से गुणा होगा कि नहीं होगा? और इसमें जो माइनस x1 है, हालांकि बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, इन दोनों से गुणा होगा। तो मैं अगर x1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ से इस माइनस x1 को मैं इससे गुणा करूँगा तो माइनस x, तो प्लस का कितना आएगा यहाँ से y1 प्लस y3। समझना कि माइनस x1 को मैं किससे गुणा करूँ, माइनस x1 को गुणा किससे कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखो माइनस y1 प्लस y3 से। देखो ये समझ लो आप लोग, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया डिटेल में कि माइनस x1 किससे गुणा होगा मेरा, माइनस y1 प्लस y3 से। तो माइनस से माइनस तो खत्म हो लेगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या कॉमन आ गया x1। अगर x1 कॉमन आ गया तो यहाँ से कितना बच गया y1 प्लस y3। यहाँ से अगर x1 कॉमन आ गया तो माइनस के साथ में ये बनेगा, यानी कितना आएगा माइनस का y1 और माइनस का y2। क्यों भाई, x1 कॉमन आ गया तो -1 तो गुणा होगा ना दोनों से। अब देखो एक मैं x2 कॉमन निकालता हूँ। अब देखिए x2 थोड़ा देख लीजिए कहाँ पर है अपना x2। एक तो यहाँ पर है, इन दोनों से गुणा होगा, और एक x2 कहाँ पर है, इन दोनों से गुणा होगा। तो अगर x2 कॉमन निकाल लिया तो यही x2 किससे गुणा होगा, y1 प्लस y2 से। तो y1 प्लस y2, और यहाँ पर x2 नहीं है, माइनस x2 है, तो x2 तो कॉमन आ गया, तो माइनस कितना बनेगा y2 और माइनस y3, यानी ये आ गया प्लस x3। x3 का मतलब x3 आपको कहाँ नजर आ रहा है बेटा, इन दोनों में नजर आ रहा है x3। देखो x3 किससे गुणा होगा, इन दोनों से, और यहाँ पर देखिए x3 किससे गुणा होगा, इन दोनों से। तो अगर मैं x3 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो कितना बचेगा यहाँ से, x3 गुणा ये कंप्लीट, यानी कितना आएगा y2 प्लस y3, और यहाँ पर x3 इनसे गुणा होगा तो साथ में माइनस भी है, तो माइनस का y1 और माइनस का y3। अब देखिए यहाँ से y1 से y1 कट गया, यहाँ देखो y2 से y2 कट गया, और यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है, y3 से y3 कट गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ ऑफ x1, ये क्या बच रहा है अपने माइनस y3 माइनस y2, और ये कितना x2, और कितना बच गया y1 माइनस y3, और फिर प्लस x3, और कितना बच गया y2 माइनस y1। घबराना मत बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ से अपन क्या निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लें। अगर माइनस क्या निकाल लें, कॉमन। अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो x1, और ये कितना बच गया y2 माइनस y3, यहाँ से क्या बन गया x2। देखो माइनस कॉमन निकाल लिया अपन ने, कितना बच गया y3 माइनस y1 और प्लस x3। अगर यहाँ से तो ये इसके भी साइन बदलेंगे तो y1 माइनस y2। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल हमारी धनात्मक राशि है इसलिए इस माइनस को अपन इंक्लूड नहीं करते फिर फॉर्मूले के अंदर। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से फॉर्मूला डेरिवेट होता है। अब देखिए आगे, तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बट जिसको कोई दिक्कत हो रही है इसमें, तो इसमें बड़ी बात नहीं, इसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। तो सारणी का सबसे पहला अनुप्रयोग इसी में होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने में। तो इस माइनस से कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि माइनस आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक तो लेंगे नहीं, इसलिए इस माइनस को क्या करेंगे अपन, इग्नोर कर लेंगे। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, तो यही डिटर्मिनेंट के हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई। डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो पहला एप्लीकेशन तो यही है कि यदि अपने पास 3 बिंदु है, ए है x1 y1 जिसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट देगा। दूसरा बिंदु है अपने पास b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और तीसरा बिंदु है c जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो ये 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपने कक्षा 10 तक चलता था, अभी भी चला लो, लेकिन चूंकि अपन को क्षेत्रफल किससे निकालना है, सारणिक के एप्लीकेशन से, इसलिए अपन को इस फॉर्मूले से नहीं निकालना। तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल अब क्या पढ़ेंगे, सारणिक के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो ये पढ़ेंगे, हाफ डेट फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 x2
x3, y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर आपको इसको प्रसार करोगे इसका, तो इसका प्रसार करने पर यही क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसी को इसमें ढाल दिया गया, या इसको वापस खोलेंगे तो यही मिल जाएगा। तो अपन को जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या याद करना है? क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब देखिए आगे अपन बात करें तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। अब इसके बाद में अगर बात करें अपन, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के हिसाब से वैल्यू निकलेगी अपने पास में। क्षेत्रफल हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। इसका मतलब जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको हमेशा कौन सा लेंगे अपन? पॉजिटिव। अगर कैलकुलेशन में क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज का और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही है तो अपन को क्षेत्रफल किस में लेना पड़ेगा? पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। अब एक थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अपन ने बात की है, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। मान लीजिए आपने एक कैलकुलेशन की, मान लीजिए आप मान के चलना, क्योंकि यही क्वेश्चन इनडायरेक्टली जब बनता था काफ़ी दर्द देता है बच्चों को। मान लिए आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और आपने जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो एक आ गया 5 वर्ग इकाई। कितना है भाई? आपने कैलकुलेशन वगैरह की, डिटरमिनेंट में कैलकुलेशन की, क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्ग इकाई। तो आप क्या लिख दोगे? क्षेत्रफल को लिख दोगे, 5 वर्ग इकाई लिख दोगे। लेकिन अगर आपने मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल कितना आ गया? -5 वर्ग इकाई, ये -5 जो भी है, तो क्या आप उस क्षेत्रफल को -5 लिखोगे? आप उस क्षेत्रफल को -5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे -5? कारण है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। तो आप उसको क्या लिखोगे कि क्षेत्रफल -5 आया, लेकिन अपन क्या लिखेंगे इसको कि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, यानी क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यानी जो -5 आया था उस क्षेत्रफल को भी आप क्या लिखोगे? 5 वर्ग इकाई। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि जो -5 है वो तो कैलकुलेशन से वैल्यू आई है आपकी, डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन से नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन से तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो आपने यूं भी लिख दिया 5। अगर वही 5 हमारी नेगेटिव वैल्यू आई तो आप उसको फिर भी क्या लिख रहे हो कि एरिया हमारा कितना आ रहा है? 5 वर्ग इकाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दे, अब क्वेश्चन में वो तो नेगेटिव तो देगा नहीं, तो क्वेश्चन में क्या देगा कि मान लो आपको क्षेत्रफल दे दिया किसी क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग इकाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने हमको क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई दिया है, तो या तो सारणिक की कैलकुलेशन करने पर क्षेत्रफल प्लस का 25 आया होगा और या माइनस का 25 आया होगा, क्योंकि वो तो क्षेत्रफल हमेशा 25 वर्ग इकाई पॉजिटिव ही बोलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल की पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब ये है कि जो सारणिक की वैल्यू है 1/2 x1 x2 x3 या y1 y2 y3 1 1 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? +-25 होगी। कितनी वैल्यू होगी? +-25 इसकी वैल्यू होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो डिटरमिनेंट नेगेटिव वैल्यू देती है तो भी और डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव वैल्यू देती है तो भी हम क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। ये वाली बात है। तो मैं नोट डलवा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए, यदि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी गए हुए हैं, यदि क्षेत्रफल इसका त्रिभुज का, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल k वर्ग इकाई है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? k वर्ग इकाई है, तो अगर क्षेत्रफल k वर्ग इकाई है तो हमारा हाफ ऑफ डेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इनका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? +-k के बराबर आएगी। यानी ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी? +-k के बराबर आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन जब बनता है तो अपन को जो डिटरमिनेंट की वैल्यू लेनी है वो प्लस में भी लेनी है और माइनस में भी लेनी है। अब 3 बिंदु संरेखीय होने का भी कंडीशन यहीं से निकलती है कि मान लो 3 बिंदु संरेखीय हैं। यदि एक ही रेखा में
मान लो हमारे पास तीन बिंदु है, ए x1 y1, दूसरा बिंदु है बी x2 y2 और तीसरा बिंदु है सी x3 y3। अगर मान लो तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, यदि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो इनको अगर आपस में मिलाएंगे अपन, आपस में मिलाएंगे तो कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अगर इनको आपस में मिलाएंगे तो कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये है, उल्टा भी बोले कि अगर तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए? 0। तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए? 0। इसका मतलब सीधा सीधा है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, यानी उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यानी तीनों बिंदु क्या हो गए? संरेखी हो गए। तीन बिंदु संरेखी होने की क्या कंडीशन बन जाएगी? देखिए, तीन बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु है a, ये दूसरा बिंदु b x2 y2 और तीसरा बिंदु c x3 y3। तीन बिंदु है a b c, संरेखीय कब होंगे? संरेखीय होंगे यदि, कब? यदि उनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। यदि हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0 के। ये 1/2 को 0 के नीचे ले भी जा सकते हो आप। तो तीन बिंदु संरेखीय होंगे यदि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब यहीं से एक कंसेप्ट और यूज करते हैं, और सारणिक के उपयोग से ही रेखा का समीकरण। इस टॉपिक से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ध्यान रखना, और बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब ये दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की कंडीशन। तीन बिंदु संरेखीय तभी होंगे जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो मेरे भाई? 0 हो। कितना हो? 0। अब अपन बात करेंगे रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सारणिक की हेल्प से ही, सारणिक की सहायता से दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु है, उससे कोई रेखा गुजर रही है। जैसे एक बिंदु A है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा बिंदु B है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। ये दो बिंदुओं से कोई हमारी रेखा गुजर रही है। तो अगर ये दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही है तो इस रेखा पर कोई रैंडम पॉइंट x, y भी स्थित होगा कि नहीं होगा? रेखा पर कोई रैंडम पॉइंट x, y भी स्थित होगा, जो इस रेखा के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। फिर वही बात हो गई कि a, b, c तीनों, a, b और p तीनों किस में हो गए? एक ही रेखा में हो गए। अगर a, b और p तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए तो इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब यह है कि अगर रेखा A और B से गुजर रही है और रेखा पर स्थित कोई रैंडम पॉइंट P स्थित है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y, इसका मतलब रेखा का समीकरण का क्या इक्वेशन बनेगी? तो अपन क्या कह सकते हैं कि ABP, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0, क्योंकि त्रिभुज नहीं बन रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा? है ना, त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा? इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ x1 x2 और x3 की जगह क्या आ रहा है इसमें? x y1 y2 y 1 1 1 बराबर कितना आएगा? 0। बराबर कितना आएगा भाई? 0। तो यहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे और x और y में जो भी रिलेशन आएगा वही क्या आएगा? हमारे रेखा की इक्वेशन आएगी। अगर ले जाना चाहो तो 1/2 को भी किस में ले जाओ? 0 के नीचे ले जाओ। यानी रेखा का समीकरण क्या आ गया? x1 x2 x y1 y2 y 1 1 1 बराबर किसके लिखोगे आप? 0 के। और यहाँ से जो अपने एक रिलेशन मिलेगा x और y के बीच में, वही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो मैंने आपको 4.2 का बेसिक कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे उसमें अपन 4.2 की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो 4.1 आपकी कंप्लीट आज हो गई, 4.2 का बेसिक भी आज को आपको कंप्लीट करा दिया और विद प्रूफ करा दिया, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी आपको मैंने प्रूफ करा दिया है। तो
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।